नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है उसमें हम हमारी जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है उसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने तीसरा चैप्टर शुरू किया और उसके भी 3 लेक्चर पढ़ डाले हमने, है ना। पिछले 3 लेक्चर में से एक तो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का थोड़ा थोड़ा जिक्र बता रहा था। उसके बाद हम भूकंप में पूरी तरह डूब गए थे कि 2 चट्टानें टकराती है, आपस में घर्षण करती हैं, उससे भूकंप आता है। और वो जो झूठ चल रहे थे ना, गाय सिंह हिलाती है, सांप जो अपनी फण है उसको हिलाता है, वो सारे हमने खंडन कर दिए और भूकंप को हमने बहुत मस्त तरीके से पढ़ लिया। भूकंप आपने वास्तु में पढ़ा है ना, तो भूकंप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि हमने भूकंप का कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ रगड़ रगड़ के पढ़ दिया भूकंप को। लेकिन आज हम पृथ्वी के अंदर जो परतें हैं ना, जो चट्टानें हैं ना, पृथ्वी की जो परतें हैं ना, उनका अध्ययन करेंगे। आग्नेय उसादी कायंतरी चट्टानों तक हम पहुंच पाए या न पहुंच पाए, लेकिन आज हम क्रोड मेटल क्रस्ट जो हमारे होते हैं ना, उनको आज हम इस लेक्चर में फिनिश कर देंगे, है ना। तो बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सॉरी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी अंदर से कैसी है? बाहर बाहर गुरुजी क्या कहते हो जी? पृथ्वी गर्म है, गर्म है। पृथ्वी अंदर से लाल बबूल है, आग बबूल है ना, लाल है पृथ्वी अंदर से। लेकिन आज हम वो लाल वाली बात नहीं करेंगे। आज हम बिल्कुल फैक्चुअल और शानदार वाली चर्चा हम करेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो चट्टानें हैं उनकी हम बात करेंगे। और सबसे पहले चट्टानों पे ले चलता हूँ आपको, है ना। ये 3 चट्टानें हैं। कितनी चट्टानें हैं? 3 चट्टानें। पृथ्वी के अंदर के हिस्से में 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? ये हमारी पृथ्वी है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे ऊपर जो होती है ना, उसको कहते हैं क्रस्ट, फिर होती है मेटल, और फिर क्रोड या कोर कहते हैं इसको। क्रोड भी बोलते हैं, कोर भी बोलते हैं। क्रस्ट, मेटल, क्रोड, क्रस्ट, मेटल, कोर, ऐसे याद कर लो, क्योंकि सारा खेल इसी पे चलेगा। अब थोड़ा पीछे आते हैं। मैंने आपको बताया ये पढ़ने वाले हैं ना, लेकिन ये थोड़ा शुरू में वो इंट्रोडक्शन होता है ना, वो वाला करते हैं ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। साले सच बोलते ही नहीं है। कोई तो कह रहा है अंदर से ऐसी है, कोई कह रहा है अंदर से ऐसी है, कोई कह रहा है पहले क्रस्ट आती है फिर क्रोड आती है, कोई कह रहा है पहले मेटल आती है फिर क्रस्ट आती है। तो अब लगभग डिसाइड हो गया। हम जो लिस्ट पढ़ेंगे वो फाइनल है, लेकिन आज भी वैज्ञानिक कुछ फड़फड़ाते हैं। वैज्ञानिक यानी कि भूगोल का जो अध्ययन करने वाले जो होते हैं, भूगोलवेत्ता। मैंने आपको बताया भूगोल का जो अध्ययन करता है वो कौन होता है? भूगोलवेत्ता। तो राजनीति का अध्ययन करने वाला राजनीतिज्ञ, इतिहास का करने वाला इतिहासविद या इतिहासकार जिसे हम कह सकते हैं, अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्री, खगोल का अध्ययन करने वाला खगोलवेत्ता। तो ये दोनों ज्योग्राफी में आते हैं, खगोलवेत्ता और भूगोलवेत्ता। ये दोनों जो है ना, ये जितने भी खगोलवेत्ता और भूगोलवेत्ता और वैज्ञानिक है ना, उनमें मतभेद का मतलब है, कोई तो कहता है पृथ्वी अंदर से ऐसी है, कोई कहता है ऐसी है। तो जैसी भी है वो हम आज पढ़ डालेंगे। भूगर्भ यानी पेट किसका? पृथ्वी का। पृथ्वी अंदर से पेट में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार और वहां पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं है। इसका मतलब क्या? ये तो मानते हैं क्रोड भी है, क्रस्ट भी है, मेटल भी है, सब कुछ है अंदर, ये तो सब मानते हैं। क्योंकि किसी ने मना किया तो पूछेंगे तू बता फिर अंदर क्या है? तो ये तो कह नहीं सकता कि अंदर जो है चिंपांजी बैठा हुआ है ना, अंदर हेरोडोटस और इरेटोस्थनीज बैठा हुआ है, ऐसा तो कह नहीं सकते आज के वैज्ञानिक। तो फिर वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे परतें हैं हमने मान ली, अंदर चट्टानें हैं हमने मान ली, लेकिन उनकी मोटाई जो आप बता रहे हो वो नहीं है। बोले तू बता फिर। बोले तू बता कि मैं बता रहा हूँ इतनी 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर ऐसे कुछ है। वो कहता है नहीं 40 से 30 है। तुझे कैसे पता? वो कहता है तुझे कैसे पता? ये तुक्के मारते हैं, ये वास्तव में किसी को भी पता नहीं है कि अंदर की चट्टानों की परतों की मोटाई कितनी है, उनका भार कितना है, उनका तापमान कितना है, उनकी दूरी कितनी है। ये 4 चीजें जो है ना, किसी को भी पता नहीं है। कोई जाके अंदर जाके गया ही नहीं। दक्षिण अफ्रीका में जो खान है सोने की, वहाँ वो कहते हैं थोड़ी गहराई में, उसके अलावा कोई गहराई वाला स्थान ही नहीं। तो लोगों को पता ही नहीं चलता मोटाई, घनत्व, भार जो है इसका पता ही नहीं चल पाता है। तो इन चारों चीजों को लेकर किस किस को? मोटाई को लेकर
मतभेद है। क्या है ये मतभेद? किस किस में है मतभेद? तो सबसे पहला मतभेद मोटाई को लेकर, दूसरा घनत्व, ये पॉइंट बना देना है आपको, घनत्व को लेकर, तीसरा तापमान को लेकर, कोई कहता है तापमान इतना है तो कोई कहता है इतना है, कोई कहता है इसमें ज़्यादा है तो कोई कहता है उसमें ज़्यादा है, और भार। इन चार चीज़ों को लेकर इनमें मतभेद है। क्या है मतभेद? किस में? वैज्ञानिकों में। ये कहते हैं कि ये मामला ऐसा नहीं है। फिर भी तापमान और दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए। अंदर तो कोई गया नहीं। उल्का क्या होती है? तारे जो होते हैं ना, तारे, दो तारे आपस में टकराते हैं ना, दो ग्रह भी टकरा जाते हैं, तो कुछ आग जो होती है ना, कुछ उसका पार्ट जो होता है, जैसे चंद्रमा जो है, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही थे, गोल गोल घूम रहे थे, एक पिंड कहलाते थे दोनों। कुछ भाग टूटा, टूट कर नीचे गिरा, नीचे गिर के वापस टिप्पा खा के ऊपर उठ गया, ऊपर उठते ही जो ऊपर उठ के गया वो चंद्रमा बन गया, और नीचे जब खड्डा बना था वो प्रशांत बन गया, और जो टूट कर अलग हुआ था वो पृथ्वी बन गई। कैसे हो गया गुरु जी ये, है ना? ये ऐसे ही हो गया, मैं क्या करूँ इसमें, है ना? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का हिस्सा था, वैसे ही जैसे ही वो ठोस अवस्था में आया, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लग गया, तो चंद्रमा पृथ्वी का क्या बन गया? उपग्रह बन गया। सूर्य एक ग्रह नहीं है, मैंने हर क्लास में बताने का प्रयास किया, क्योंकि ये गलत करते हैं और एक नंबर का सवाल आता है। सूर्य तारा है, पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है। ये तीनों चीज मैं बार बार बताता रहा हूँ, क्योंकि 100% पूछा जाता है। भूकंप चट्टाने टकराने से आता है। भूकंप की गहनता और तीव्रता अलग अलग होती है। गहनता 1 से 12 तक नापी जाती है, जबकि तीव्रता 1 से 10 तक नापी जाती है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें। भूकंप सीस्मोग्राफ और रिएक्टर से नापा जाता है, और भूकंप और उल्काएं वो चीज़ें हैं जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भी पता चलता है। कैसे? अब आप कहेंगे सर पृथ्वी अंदर से कैसी है, ये ऊपर से कोई गिरा है वो कैसे बताएगा? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। लेकिन पृथ्वी की तरह दिखने वाले ग्रह भी तो है। मंगल है, बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही दिखता है, पार्थिव ग्रह कहलाता है। पृथ्वी आपको पता है पार्थिव ग्रह कहलाती, पृथ्वी आपको पता है भीतरी ग्रह कहलाती, पृथ्वी आपको पता है ठोस अवस्था में है, तो मंगल भी तो ठोस है। ऐसे 4 ग्रह हैं जो पृथ्वी की तरह दिखते हैं, इसलिए इन्हें इनर प्लैनेट या भीतरी या पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो इसकी तरह दिखने वाला ग्रह का कोई पार्ट टूट के इसके ऊपर गिरा तो पता लगा लेंगे ना कि इसकी तरह ही दिखते हैं वो। तो ये पता लगाने पे ही पता चलता है कि वास्तव में इसकी तरह दिखने वाला जो पार्ट है ना, वो जैसे ही कोई ग्रह आपस में टकराए तो उसका पार्ट टूटकर पृथ्वी पर गिरा, उसको हमने उल्का कह दिया। 2 तारे टकराए, उल्का गिरा। उल्का का अध्ययन करा और उल्का गर्म था। उल्का बाप के इंजन की तरह था। भूकंप जब आया तो भूकंप तो वास्तव में दरार पड़ती है तो हम पता लगा ही लेते हैं। तो पृथ्वी अंदर से कैसी है, सबसे बढ़िया जानकारी देते हैं भूकंप और उल्का। ये घनत्व, दबाव, तापमान, ये सब तो यही बताते हैं। यानी कि पृथ्वी की अंदर की संरचना बताने में सबसे ज्यादा सहयोग करता है भूकंप। और भूकंप के बाद जो होती है उल्का। उल्का कुछ नहीं है रे, इतना टेंशन मत लो आप। उल्का टूटा हुआ पार्ट है तारे का, जो पृथ्वी पर गिरता है एकदम आग की तरह। कई जगह गिरा है, आप सोचे कहीं गिरा ही नहीं अपने खेत वेत में। जहाँ गिरता है ना सब कुछ सत्यानाश कर देता है। भगवान ना करे गिरे कभी, है ना। खाली जगह में गिरे ही है ना, ताकि पढ़ ले जाके इसको। जाते ही ऐसे भागना मत, कहीं पता चले रात को उल्का गिर गई वहाँ और तुम दौड़ते हुए जाओ खतरनाक तरीके से। सर ने कहा आज तो अध्ययन करके ही रखना है, और बहुत जल्द सर को बताऊंगा कि उल्का पढ़ ली मैंने। गलती मत करना। आग होती है आग, ठंडा होने पे पढ़ना है ना। इस तरह तो इरेटोस्थनीज और हिकेटियस भी नहीं पढ़े, मैक्स वेबर भी नहीं गया पास में, तो दूर से पढ़ा करते हैं। भूकंप और उल्का का अध्ययन करने से ही चट्टान क्या है, भाटा पत्थर, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनको चट्टाने बोल देते हैं। उन चट्टानों की मोटाई कितनी है, इनका घनत्व, ताप, भार, ये सब कुछ पता करना होता है। एक पत्थर लो छोटा सा, उसका भार कितना है, उसका तापमान कितना है, ये तो हम नाप सकते हैं। लेकिन अंदर बहुत बड़ा पत्थर पड़ा, इतना बड़ा तोलने का जो कांटा होता है, तोलने की जो मशीन होती है, कहाँ से लाओगे? तो यूँ टिप पे लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टिप पे। लेकिन ये सच है, ये टिप्पे किस पर आधारित होते हैं? भूकंप और उल्का पर आधारित होते हैं। संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। आगे बढ़े, ये आ गया, यहाँ तक हम पढ़ के गए थे। भूपरपट्टी यानी ये धरातल जहां हम खड़े हैं, मिट्टी वाला जो एरिया है, भूपरपट्टी। इसके नीचे मेटल, उसके नीचे कोर। कोर आ गई नीचे, नीचे कोर आ जाती है, लास्ट में कोर आ जाती है, किनारा आ जाता है, दीवार आ जाती है। तो नीचे कोर, ऊपर हम धरातल, भूपरपट्टी। भूपरपट्टी मतलब ऊपर की पट्टी, भू यानी भूमि की पट्टी।
ऊपर की पट्टी, फिर नीचे की कोर और बीच में मेटल। बीच में क्या है? मेटल। बहुत सिंपल है रे, इतना लोड मत लिया करो। क्रस्ट मेटल कोर, नीचे कोर ऊपर पट्टी, नीचे 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 सबसे नीचे कोर, ऊपर 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 जहां हम खड़े हैं ऊपर पट्टी, बीच में मेटल। बीच में क्या है? मेटल। मेटल लिया ना, ऐसे कैसे याद कर लो इसको, है ना। तो ये 3 परतें होती है, इनको डिटेल से पढ़ेंगे हम। क्या करेंगे? पट्टी डालते हैं इनको, लपड़ाई खत्म। भूकंप पढ़ लिया ना तो अंदर की चट्टाने परतें भी पढ़ लेते हैं। देखिए कैसे, ये आपकी सबसे ऊपर की भूपर पट्टी, इसके नीचे आ रही है मेटल और इसके नीचे आ रही है क्रोड। कितना सिंपल है। आधे लोग सोच रहे हैं हटे तो यार, देखो कितना प्यारा इमेज बना हुआ है, कितना सुंदर चित्र बना हुआ है ना। बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर ना। ये आग, मुझे इससे बहुत प्यार है, आग से। पृथ्वी अंदर से आग है, पृथ्वी अंदर से लाल है। चंद्रमा भी पास में नहीं जाता, डरता है इससे, है ना। कितने भाग बांटे हैं हमने पृथ्वी के, है ना, बांटे थे ना। सबसे ऊपर भूपर पट्टी, सबसे लास्ट में कोर और बीच में मेटल। याद हो गया आपको? नहीं याद हुआ कि नहीं हुआ? कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबसे ऊपर भूमि की पट्टी, भूपर पट्टी, सबसे लास्ट में कोर आ गई, किनारा आ गया, दीवार आ गई, कोर बोलते हैं उसको, बीच में मेटल, है ना। तो ये नक्शा जो चित्र है आपने देख लिया। अब एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने वही लिया जहां मैं खड़ा हूं, जहां आप भी खड़े हैं। आप में से कोई है जो कोर पे बैठा है? नीचे लास्ट में जाके बैठा पृथ्वी में ना, ऊपर ही बैठे हैं। ये ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। ये तो हम ही कह रहे हैं, ये बाहरी भाग है। ये बहुत भंगुर भाग है। भंगुर मतलब उबड़ खाबड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं नदियां हैं, कहीं कुछ भी है, कहीं कुछ भी है, कहीं कुछ भी है ना। लेकिन नदी वाला क्षेत्र नहीं है, उसके नीचे वाला है ना, जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपरिपट्टी की मोटाई महाद्वीप और महासागरों के नीचे अलग अलग एक समान दिखाई नहीं देती है। महासागर और महाद्वीप के नीचे पहले से ही गहरा है, तो फिर आगे जाके मोटी होगी। मुझे ये बताओ कि एक कोई भी चीज मैंने बिछा दी है, मतलब इस प्रकार से बड़ी बड़ी परत बना दी हूँ, यूं एक बड़ी परत लगा दी मैंने। इस परत के ऊपर पानी डाल दो तो खड्डा बनेगा, खड्डा बनेगा तो ये जो ऊपर वाला भाग है ये तो यहीं रह गया, लेकिन इसके नीचे जो भाग था वो नीचे धंस गया, तो वो नीचे जाके और ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये इसीलिए कह रहा, महासागर जो खड्डा है, महाद्वीप जहां हम रहते हैं तो वहां भी दबाव है। तो 2 ही तो चीजें पाई जाती है इनके नीचे। वैसे ये कोई फैक्चुअल चीज नहीं बनती है, या तो पृथ्वी और महासागर है या महाद्वीप है, दोनों में से एक है, तो ये दोनों की बात कर रहा है। तो नीचे से मतलब गहराई, इसकी मोटाई पाई जाती है, इतना याद रखना। महासागरों में भूपरिपट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है, यह फैक्चुअल क्वेश्चन है। महासागरों में भूपरिपट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है, महाद्वीपों की ज्यादा है, महाद्वीपों की। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई, देखो दोनों को लिख लेते हैं, इनर आउटर मेटल है ना, ठीक है ना। ये क्रस्ट है यहाँ पे। देखिए क्या कह रहा है, महासागरों में भूपरिपट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई, सबसे पहले महासागर लिखो, ये महासागर लिख दिया। कितनी है मोटाई? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अब देखो, जबकि महाद्वीप के नीचे 30 किलोमीटर, महाद्वीप के नीचे 30 किलोमीटर मोटाई ज्यादा किसकी हुई? जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर है, महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। किसकी तुलना में? महासागरों में भूपरिपट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागर में कम है और महाद्वीप में ज्यादा है। कैसे पता चला? ये यहां पकड़ लिया ना हमने। कैसे? ये खुद कह रहा है महासागरों की जो है ना गहराई, मोटाई जो है वो कम है और महाद्वीपों की ज्यादा है। यहां से देख लो, यहाँ तो 5 किलोमीटर है और यहाँ 30 किलोमीटर है। समझ ना, मानव का दबाव पानी से ज्यादा है। मानव बड़ा खतरनाक चीज है। कौन सी पढ़ रहे हैं? भूपरिपट्टी। कहाँ है? धरातल वाली। ज्यादा किसकी मोटाई? महाद्वीप की। कम किसकी? महासागर। अभी तक 3 ही क्वेश्चन बने। पढ़ कौन सी रहे? पहली परत, नाम क्या है? भूपरिपट्टी। है कौन सी? जहां खड़े हैं। ज्यादा मोटाई किस में होगी? महाद्वीपों में। कम किस में होगी? महासागरों में। महाद्वीपों के क्षेत्र में कितनी मोटाई? आगे परत के नीचे जाकर महाद्वीपों में 30 किलोमीटर, महासागरों में 5 किलोमीटर। इतनी सी तो बात है। सिर्फ 3 ही पॉइंट बने रहे अब तक। पहला, भूपरिपट्टी पढ़ रहे हैं जो पहली है। दूसरा, महासागर और महाद्वीप की जो अंदर की जो गहराई है, उसके बाद जो भूपरिपट्टी शुरू होती है उसका जो नाप है वो अलग अलग है। महाद्वीप का ज्यादा है, महासागर का कम है। महाद्वीप का 5 किलोमीटर ही है, महाद्वीप का 30 किलोमीटर है, महासागर का 5 किलोमीटर ही। बस इतनी सी बात थी।
जबकि महाद्वीप के नीचे 30 किलोमीटर तक मुख्य पर्वतीय श्रृंखला के क्षेत्र में ये मोटाई और भी अधिक है। पर्वत वाले क्षेत्र में तो होगी ना होगी भाई। हिमालय पर्वत के नीचे भूपर्पट्टी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर है यार, 70 किलोमीटर। 30 तो कहाँ आंकड़ा है इसका, 70। आपको इतना याद रखना है कि जहाँ पर्वत होंगे ना वहाँ मोटाई बहुत ज़्यादा होगी इसकी, क्योंकि उसको इंक्लूड कर लिया जाता है साथ में, है ना। फिर भी कितना होगा, 1 किलोमीटर हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा, उसका दबाव जो होता है ना उससे ज़्यादा बढ़ जाती है ये, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। एक जगह मोटे को खड़े करो, एक जगह पतलू को खड़ा करो, तो पतलू होगा वहाँ मोटाई इतनी नहीं बढ़ पाएगी नीचे की, लेकिन जहाँ मोटू खड़ा होगा सब कुछ धस जाएगा। अब आप सोच रहे हैं सर महाद्वीप महासागर में आपने कैसे अलग कर दिया इनको, पानी भी तो वजन होता है। मुझे बताओ, एक तो सब कुछ पड़ा पृथ्वी के ऊपर, लोग खड़े हैं, एक पानी है, जल इतना भारी नहीं होता जितना मानव भारी होता है। तो मानव का जो भार होता है ना वो खतरनाक होता है, इसलिए महाद्वीप का 30 किलोमीटर। मानव कहाँ रहता है महाद्वीप पर, पानी कहाँ रहता है महासागर में। तो महासागर वाला कम धसा हुआ है, कम भूपर्पट्टी बनी हुई है 5 किलोमीटर ही, जबकि महाद्वीप वाली ज्यादा बनी हुई है 30 किलोमीटर। लेकिन महाद्वीप में जहाँ मानव रहता है, महाद्वीप में वहां अगर पर्वत बना हुआ है, पानी में तो पर्वत ज्यादा होते नहीं है, पर्वत बना हुआ है, तो पर्वत बना हुआ है वहां कभी कभी 70 किलोमीटर तक चली जाती है। 70 किलोमीटर यार कितनी बड़ी बात है। क्या पढ़ रहे हैं हम, भूपर्पट्टी। क्या पढ़ रहे हैं, भूपर्पट्टी क्रस्ट पढ़ लिया है ना, भूपर्पट्टी पढ़ डाली हमने ना। भूपर्पट्टी क्या है, जहां हम खड़े हैं वो क्षेत्र और उससे नीचे तक का क्षेत्र। किलोमीटर भी इसमें देखते पर आपके 11th में ज़्यादा है नहीं, इसलिए शॉर्टकट तरीके से, स्विफ्ट तरीके से हम पढ़ रहे हैं। फिर भी मैंने काफ़ी डिटेल इसमें डालने का प्रयास किया है। भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीप के क्षेत्र में ज़्यादा होती है या महासागर के महाद्वीप वाले में? कहाँ तक, 30 किलोमीटर तक, महासागर वाले में 5 किलोमीटर तक। क्या मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा कहाँ होगी, पर्वतीय क्षेत्रों में। हिमालय जैसे पर्वत की तो कितनी है, 70 किलोमीटर तक भूपर्पट्टी की मोटाई है। ये हमारी थी सबसे ऊपर वाली, कौन सी, भूपर्पट्टी, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। ठीक है ना, पढ़ा ना आपने, यानी कि ये हम पढ़ चुके हैं, एक बार वापस देख लो। भूपर्पट्टी जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट 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 क्रस्ट, याद कर लो, निक्रस्ट। अब है मेटल, बीच में बेचारा, उधर से कोर दबा रहा है, इधर से क्रस्ट दबा रहा है। मेंटल होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ। दोनों तरफ से कोई दबा रहा है तो क्या हो जाता है, मेंटल हो जाता है। भूगर्भ में भूपर्पट्टी के नीचे का भाग, भूपर्पट्टी के नीचे का भाग, कोर से ऊपर का भाग क्या कहलाता है, सवाल ऐसे पूछ लेगा। क्रस्ट से नीचे का भाग, कोर से ऊपर का भाग क्या कहलाता है, मेटल। आरंभ कहलाता है, ये मोह अशांत तत्व से आरंभ होकर, मोह अशांत तत्व का मतलब है जहां से ये खत्म होगा, आगे वाला खत्म होगा, होकर 2.900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है वो यहाँ से आता है। यानी इसके 2 पार्ट कर दिए मेटल के। जो इसका दुर्बल पार्ट होता है, कौन सा, दुर्बल, दुर्बल का मतलब कमजोर, एक इसका कमजोर पार्ट होता है, और उस कमजोर पार्ट को क्या कहते हैं, एस्थेनो। ये बहुत अच्छी बात है। मेटल का ऊपरी भाग बहुत कमजोर होता है। भाई हमने ये तो देखा, भूपर्पट्टी क्रस्ट है, उसके बाद मेटल है, उसके बाद कोर है, ये हमने देख लिया। क्रस्ट, मेटल, क्रोड या कोर, ये हमने देख लिया। लेकिन ये कह रहा है जो मेटल है ना, उसकी ऊपर की जो परत है ना वो कमजोर है। आग, बीच में आग, आग कहाँ है पृथ्वी में, बीच में, तो लिक्विड टाइप में है, वहाँ आग जल रही है, ज्वालामुखी यहाँ से निकलती है। तो जो लिक्विड है, जो हल्का पुल्का है, वो दुर्बल है, बेचारा कमजोर है, उसको एस्थेनो कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको मतलब स्टार करके याद कर लेना, एस्थेनो पूछा जाता है। एस्थेनो क्या है, मेटल की ऊपर की कमजोर परत है एस्थेनो, और कुछ भी नहीं। अस्थमा क्या है, व्यक्ति का कमजोर हाँफना, सांस उठना, एस्थेनो। अस्थमा वहाँ ऐसे होता है, वैसे एस्थेनो यहाँ, मिलता जुलता नाम है ताकि याद हो जाए। इसका अर्थ क्या होता है, दुर्बलता। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर आता है, क्या होता है उसका मुख्य स्रोत यही है, यानी यहाँ से आता है। जो लावा और मैग्मा मतलब ज्वालामुखी यहाँ से बनती है। सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ज्वालामुखी कहाँ से बनती है, मेटल से। मेटल में भी कहाँ, एस्थेनो से, एस्थेनो से। एस्थेनो का मतलब क्या है, दुर्बलता। सबसे ऊपर की परत भूपर्पट्टी क्रस्ट, सबसे नीचे की कोर, सबसे बीच की मेटल, मेटल का ऊपर का भाग दुर्बल, दुर्बल को क्या कहते हैं, एस्थेनो। एस्थेनो से क्या निकलता है, ज्वालामुखी।
क्या निकलता है? ज्वालामुखी जब निकलती है तो क्या है? पानी है, लिक्विड है, आग है, गर्म पानी है। वो जब बाहर निकला तो मैग्मा, ठंडा हुआ तो लावा। कितनी सिंपल ज्योग्राफियर है, ठीक है ना। भूपर्टी एवं मेटल ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं। भूपर्टी एवं मेटल का ऊपरी भाग मिलकर, भूपर्टी का ऊपरी भाग और मेटल का ऊपरी भाग, ये पूरा ही मतलब भूपर्टी तो पूरी आ जाती है, मेटल थोड़ा सा इसमें आ पाता है, उसको स्थल मंडल कहते हैं। इसकी मोटाई 10 से 20 किलोमीटर। आप सोच रहे हैं बाई क्रम से हैं, कुछ यूं तिरछी टाइप होती है ना, समझाऊंगा मैं आपको। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त होने के बाद एक ठोस अवस्था में है। दुर्बलता मंडल खत्म हो जाता है ना, उसके बाद ये नहीं कि मेटल जो है लास्ट तक यूं ढीला ढलाई बैठा रहता है, आगे जाके मजबूत हो जाता है। क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है मेटल। जाने के बाद तक ये ठोस अवस्था में है। और ये हमने पढ़ा मेटल। बताओ पहले क्या पढ़ी? भूपर्टी, फिर क्या पढ़ा? मेटल, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे? क्रोड। ये भी बड़ी शानदार परत है क्रोड। इसमें क्या होता है क्रोड में? क्रोड सबसे लास्ट में है और इसको हम कोर के नाम से भी जानते हैं। ये देखो कोर लिखा हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको हमेशा याद रखना है 1 2 3। सबसे पहले भूपर्टी, ठीक है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि नहीं होता है? इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर ही कर देते हैं हम। हिंदी में याद ही नहीं कर रहे अपन, है ना। अपन अंग्रेज लोग बन गए आजकल, है ना। 1-2 नाम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, मुझे पता है आपको कितनी इंग्लिश आती है। सबसे पहले क्रस्ट, फिर मेटल, ये याद कर लो, पक्का एग्जाम में आएगा। मेटल और फिर क्रोड, 3 होगी ना, क्रस्ट, मेटल, क्रोड। क्या खासियत थी इसकी क्रस्ट की? भूल गए गुरुजी, भूपर्टी थी है और इसका ना कुछ घनत्व पता, ना तापमान पता, किसी भी चट्टान का कुछ भी नहीं पता। वैज्ञानिक एक मत में कभी आए ही नहीं, हमेशा कंफ्यूजन में रहे खुद और हमें कंफ्यूजन में डालते रहे। लेकिन पता कैसे चलता है? भूकंप से। सारी चट्टानों की बात कर रहा हूँ, सारी परतों की बात कर रहा हूँ, भूकंप से। और किससे? उल्काओं से। ये 2 चीजें हैं जो बताती है कि अंदर क्या है। आधा ले आएगा इसमें। उल्काएं हैं जो इनकी नाप वगैरह, ताप वगैरह, घनत्व वगैरह, वजन वगैरह। क्रस्ट क्या कह रहा था? क्रस्ट वहां ज्यादा है जहां महाद्वीप है, क्रस्ट वहां कम है जहां महासागर है। महासागर में तो इसका 5 किलोमीटर तक ही क्षेत्र है, जबकि महाद्वीप में इसका 30 किलोमीटर तक है। कितने किलोमीटर तक? 30 किलोमीटर। लेकिन जहां पर्वत आ जाए इसके ऊपर, यहां ऐसे पर्वत दिख जाए, वहां तो ये 70 किलोमीटर तक फैल जाता है क्रस्ट। पढ़ा ना हमने, रिवाइज हुआ, समझे। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? मेटल। मेटल कोई खास नहीं था। मेटल एंथेनो, इसमें जो शब्द था वो खास था। मेटल बीच की परत है, ये सबको पता है, लेकिन बीच की परत का भी ऊपरी जो हिस्सा है वो भी लिक्विड फॉर्म में, और वहां से ज्वालामुखी बनती है जो पृथ्वी के बाहर आ जाती है, और बाहर आती है उसी क्षेत्र में आती है जहां हमेशा आती है। तो ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है वो एंथेनो कहलाता है अंदर से, और ज्वालामुखी जब निकलती है तो उसका जो लिक्विड होता है वो मैग्मा और लावा कहलाता है। गर्म है जब तक मैग्मा और ठंडा हुआ तो लावा, गर्म है जब तक आग बुगला और ठंडा हुआ तो शांत। फिर क्या पढ़ रहे हैं? फिर पढ़ रहे हैं क्रोड। जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है, तुम्हें समझाया जा चुका है। क्या किया जा चुका है? समझाया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की। ये कह रहा है मैं तो यूं ही टाइम पास कर रहा हूं। ये तीनों परतें क्या कह रही है? तीनों चट्टानें क्या कह रही है? आग्नेयवसादी कायंत्रित यहाँ आई नहीं अभी, लेकिन तीनों परतें जो है, ये हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये परतें हैं, क्रोड, मेटल, क्रस्ट। फिर हम क्या पढ़ेंगे? आग्नेय, अवसादी और कायंत्रित, वो क्या है? वो चट्टानें होगी। वो क्या होगी? चट्टानें। चट्टानें और परतों में फर्क होता है, ठीक है ना। टकराती कौन थी भूकंप में? चट्टानें। परतें नहीं टकरा रही थी, है ना। परतें भी टकराती यार, है ना। पी और एस तरंगे बनती है उनसे, ठीक है ना। पी और एस तरंग किस में आई थी? भूकंप में। कोई तो सब में से जाती है और कोई सब में से नहीं जाती है। क्रोड में मेटल की सीमा 2.900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। कितनी अच्छी बात है, बाह्य क्रोड और ठोस दोनों की एक ही बात है, चाहे मेटल हो। एकमात्र भूपर्टी यानी क्रस्ट ऐसी है जो ठोस की ठोस ही रहती है, कभी नहीं पिघलती, आंसू वगैरह कुछ भी नहीं आते। बाकी नीचे वाली दोनों ही है, चाहे वो कोर वाली है चाहे वो बीच वाली मेटल है। ऊपर से तो लिक्विड है और नीचे से ठोस है।
यानी दोनों जो सेकंड और थर्ड मेटल और क्रस्ट, ये यहाँ से तो बिल्कुल क्या है, इस प्रकार से एक जगह से क्या है तरल है और दूसरे से ठोस, यहाँ भी ये क्या है तरल है, यहाँ क्या है ठोस, जबकि ये हमेशा एक सी रहती है, कौन सी, भूपर्पटी, ये हिलती ही नहीं है, कोई किसी का बाप भी आ जाए इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। क्रोड भारी पदार्थ मुख्यतः निकिल व लोहे का बना है, इसे निफे के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है निफे, निखिल और लोहा, निखिल और लोहा, ये निखिल और लोहा इन दोनों से मिलकर बनी होती है कौन सी परत, लास्ट वाली, निखिल और लोहे से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे निफे बोलते हैं। निकिल फेरल मतलब लोहे के लिए प्रयोग हुआ है फेरल शब्द, इसलिए आप ऐसा ना सोचे कि ये फे क्यों आया सर, ये इसलिए फेरल यानी लोहे के लिए प्रयुक्त हुआ है। निफे किस परत को बोलते हैं, लास्ट वाली को, निफे किसको बोलते हैं, लास्ट वाले को, आपको ये याद रखना है। आई बात समझ में, हो गया, मस्त तरीके से हमने तीनों चट्टानें पढ़ ली। पहली कौन सी थी, क्रस्ट भूपर्पटी, दूसरी मैं भूल गया अब तो, अरे मेटल बीच में दब गई बेचारी, फिर कौन सी, क्रोड, सबसे खतरनाक कौन सी, भूपर्पटी, कभी हिलती ही नहीं है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट, कभी हिलती ही नहीं है, ठोस की ठोस ही रहती है। आगे समुद्र होता है ना सर, पानी होता है उसमें, होता है तो होता है लेकिन वो ठोस ही कहलाती है, समझ गए। मेटल ऊपर से लिक्विड, नीचे से ठोस, ज्वालामुखी वहाँ से निकलती है। लास्ट में क्रस्ट मेटल, लास्ट में क्रोड, क्रोड को निफे के नाम से भी जाना जाता है। बताओ एंथेनो के नाम से कौन सी चट्टान को जाना जाता है, कौन सी चट्टान के एक पार्ट को एंथेनो कहते हैं, मेटल, समझ गए। किस में निफे का भाग पाया जाता है, तो लास्ट वाले। तो अब चर्चा नहीं करते हैं इस पर, आप समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद, मस्त तरीके से पढ़ना है, मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में पूरा वीडियो किसने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।